नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न रिवीजन के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है तथा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बीपीएससी 3.0 एग्जाम, बीपीएससी 4.0 एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं क्या क्या प्रश्न लिए गए हैं। एक नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी इस्लामाबाद, डी पाकिस्तान। तो सार्क का मुख्यालय जो है वह काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसका पूरा नाम है, और इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 8 है। 8 सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो इस प्रकार से सार्क का मुख्यालय जो है वह काठमांडू में है। और अगर पूछा जाता कि सार्क की स्थापना किस देश में हुई थी, तो सार्क की स्थापना जो है वह बांग्लादेश में हुई थी। अगला प्रश्न है, चीन ने आर्थिक सुधार कब प्रारंभ किए थे? 1950 के दशक में, 1970 के प्रारंभिक दशक में, 1980 के प्रारंभिक दशक में, 1970 के अंतिम दशक में। तो चीन ने अपना आर्थिक सुधार जो है 1978 में प्रारंभ किया था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1970 के अंतिम दशक में, 70 के अंतिम दशक में चीन ने जो है बाजार केंद्रीकृत योजना से जो है बाजार अर्थव्यवस्था में अपनी अर्थव्यवस्था को परिवर्तित किया था। तो इस प्रकार से चीन ने 1978 में आर्थिक विकास जो है प्रारंभ किए थे। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 3 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का एकमात्र हीरा बाजार कहाँ है? मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ में तो है नहीं, नई दिल्ली में भी नहीं, तो मुंबई में। भारत का एकमात्र हीरा बाजार जो है वह मुंबई में है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर, सूरत, नई दिल्ली, मुंबई। तो भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना जो है वह सूरत में हुई थी। सूरत का मतलब बी, तो भारत में हीरा संस्थान सूरत में स्थापित, इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, समृद्धि में छोरीधार समस्या संबंधित है। तो आर्थिक विकास के सिद्धांत में छोरीधार समस्या का प्रतिपादन जो है वह हैरड द्वारा किया गया था। तो इसलिए समृद्धि में छोरीधार की समस्या का संबंध जो है हैरड डोमर नामक अर्थशास्त्री से है। केल्डार गलत है, हिग्स गलत है और सैमुअल्सन गलत है। 5 का सही आंसर क्या है? ए है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, हैरड डोमर समृद्धि किस प्रकार के उत्पादन फलन को मानता है? स्थिर, प्रावैगिक, अल्पकालीन, दीर्घकालीन। तो हैरड डोमर समृद्धि का सिद्धांत जो है वह दीर्घकालीन उत्पादन फलन को मानता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इसको पैमाने का प्रतिफल भी कहा जाता है। उत्पादन फलन के 2 प्रकार होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो हैरड डोमर जो है दीर्घकालीन उत्पादन फलन को अपने सिद्धांत में बहुलता या प्रमुखता देते हैं। तो इसलिए 6 का सही आंसर सी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, भारत में किस आयोग द्वारा हाल ही में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाल ही में नहीं, 1 दशक हो गए, लगभग 1 दशक पहले 2015 में 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, नीति आयोग, विनिवेश आयोग। तो नीति आयोग सही हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी और चल रहा है 2025। तो इसलिए भारत में किस आयोग द्वारा हाल ही में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया? तो नीति आयोग द्वारा होगा सही आंसर। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। इसके पहले हम लोग एक वीडियो योजना आयोग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नीति आयोग की स्थापना जो है वह 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। लगभग 10 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, 1 दशक पूरे हो गए हैं नीति आयोग को कार्य करते हुए। नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के नाम से बनाया गया जो है एक सलाहकारी निकाय था। इस प्रकार से योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी गैर संवैधानिक सलाहकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो योजना आयोग की भांति नीति आयोग भी संवैधानिक नहीं है और यह ना ही संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है। नीति आयोग क्या है? एक सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग की उपलब्धियों और योगदान की अगर बात की जाए तो वित्तीय आवंटन
से हटकर नीति परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा मिला। तो नीति आयोग जो है विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एसडीजी, इंडिया इंडेक्स और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जैसे डेटा संचालित सूचकांक के माध्यम से प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग अपना सुधार करता रहा है। शासन और नीति कार्यान्वयन में सुधार के लिए राज्य परिवर्तन संस्थान की स्थापना राज्यों की सहायता के उद्देश्य के लिए की गई। इसके अलावा आकांक्षी ब्लॉक योजना के अंतर्गत 2023 में प्रमुख सहकारी योजनाओं की 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए 500 अविकसित ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना नीति आयोग ने बनाई पिछले वर्षों में। इसके अलावा अटल नवाचार मिशन ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल कैटरिंग वेब्स और इंक्लूसन केंद्रों जैसे पहलों को प्रारंभ करके छात्रों को जो है प्रशिक्षित किया गया था। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रम जो है नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किए गए थे। तो हाल ही में नीति आयोग का कितना 10 वर्ष कंप्लीट हो गया, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 27.8% जनसंख्या जो है वह नगरों में निवास करती है। यह प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए तो 31.16% जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती थी और यह होगी 37 करोड़ 70 लाख के आसपास जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा शहरीकृत अगर राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु केरल सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य है, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद गोवा जो है सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य है, उसके बाद तमिलनाडु और फिर तीसरे नंबर पर केरल जो है शहरीकृत राज्यों के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगर ग्रामीण आबादी की बात की जाए तो ग्रामीण आबादी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 38 करोड़ 833 मिलियन के आसपास थी। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी जो है वह हिमाचल प्रदेश में थी। तो इस प्रकार से यह जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित प्रश्न था और यहाँ जो आंसर होगा 8 नंबर प्रश्न का वह 2.7 होगा, 27.8 होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 11 की जनगणना के अनुसार 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो सी आंसर सही है 9 नंबर प्रश्न का। अगला 10 नंबर प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। तो विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1994, अगस्त 1993, अगस्त 1997, अगस्त 1996। तो 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। विनिवेश का मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा किसी कंपनी को बेचना या उसके शेयरों को कम करना जो है विनिवेश कहलाता है। विनिवेश किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से, सार्वजनिक वित्त में सुधार करने के उद्देश्य से, प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इसके अलावा सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के उद्देश्य से तथा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से विनिवेश किया जाता है। विनिवेश आयोग की स्थापना जो है जीवी रामाकृष्णन की अध्यक्षता में अगस्त 1996 में की गई थी। 2004 में विनिवेश आयोग को समाप्त कर दिया गया। 2016 में इसका नाम बदलकर विनिवेश आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया था। 2005 में जो है विनिवेश कोष का गठन किया गया। 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई और 2005 में विनिवेश कोष का गठन किया गया था। इसके अलावा कुछ समितियां हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं, जैसे अभिजीत सेन समिति दीर्घकालीन खाद्य नीति से संबंधित थी। रंगराजन समिति गरीबी के मापन की समीक्षा करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। बेसल समिति जो है बैंकिंग पर्यवेक्षण के उद्देश्य से बनाई गई। नरसिम्हा समिति जो है वह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। राधाकृष्णन आयोग जो है वह यूजीसी की स्थापना से संबंधित था। शिवरमन समिति जो है नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। और तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा की परिभाषा निर्धारित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न का जो सही आंसर है 10 नंबर प्रश्न का वह डी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार किस बजट में विनिवेश का प्रयोग किया गया?
तो भारत में पहली बार जो है वह 1991-92 के बजट में विनिवेश का प्रयोग किया गया था। तो 91-92 का मतलब हुआ बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, किस वर्ष से यूएनडीपी लगातार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है? तो यूएनडीपी जो है 1990 से लगातार मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित कर रहा है। तो 1990 ए में सही है, इसलिए 12 का सही आंसर ए है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा उत्पादन के प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, एक भी दोनों। तो फर्म का संतुलन जो है उत्पादन के द्वितीय चरण में स्थापित होगा। द्वितीय चरण का मतलब हुआ बी आंसर सही है। यह उत्पादन का द्वितीय चरण, अगर हम लोग देखें तो द्वितीय चरण की बात करें तो उत्पादन का द्वितीय चरण यह फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण और यह थर्ड चरण हो जाएगा उत्पादन का। तो इस वाले चरण में फर्म जो है उत्पादन का संतुलन होगा और यहाँ उत्पादन करेगा। अगला औसत आगम का दूसरा नाम है कीमत और मांग वक्र। तो ए और बी दोनों सही, इसलिए सही आंसर सी है 14 का। अगला 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2001 से 2011 के बीच भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 2001 से और 11 के बीच में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% थी। 1.64% बी में दिया गया है, तो 15 का सही आंसर बी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, एमईपी का पूरा नाम? तो एमईपी का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर है न्यूनतम निर्यात मूल्य, सी सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा की इकाई है? खेती करने वाला घर, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, तहसील ब्लॉक। तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। ग्राम पंचायत जो है वह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की न्यूनतम बीमा इकाई है। ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थापना जो है 1999-2000 में की गई थी। 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया था। तो 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़। तो गन्ना अनुसंधान जो है वह लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान के अलावा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है उसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो जो है वह भी लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। तो यह जो प्रमुख मुख्यालय लखनऊ में स्थित हैं उनके नाम थे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा, स्थिर रहेगा? तो जब सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। सीमांत उत्पादन धनात्मक होगा तो कुल उत्पादन जो है वह यह टोटल उत्पादन प्रोडक्शन हो जाएगा। और इसको हम यह पूछा गया है जब बढ़ता है तो यह क्या है, धनात्मक है। अगला प्रश्न है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित है हिक्स, क्लार्क, ब्रोन। तो यह सभी संबंधित है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से, इसलिए 20 का सही आंसर डी है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा आदर्श सूचकांक है? किसका आदर्श सूचकांक है? फिशर का जो सूचकांक होता है वह आदर्श सूचकांक कहलाता है। तो 21 का सही आंसर सी है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, इनके में से कौन सा सही है? तो माध्य हरात्मक माध्य ज़्यादा होता है बहुलक से, बहुलक ज़्यादा होता है गुणोत्तर माध्य से, और गुणोत्तर माध्य जो है ज़्यादा होता है समांतर माध्य से। तो इस प्रकार से हरात्मक माध्य ज़्यादा हो जाएगा गुणोत्तर माध्य से, ज़्यादा हो जाएगा समांतर माध्य से। तो सही आंसर ए हो जाएगा 22 का। अगला 23 नंबर प्रश्न है, सममितीय बंटन के लिए बीटा 1 होता है। तो सममितीय बंटन के लिए बीटा 1 का मान जो होता है वह होता है 3। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र के आधार पर आकलन करें मांग की लोच।
तो इस चित्र के आधार पर अगर मांग की लोच देखी जाए तो कैसी होगी? बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। तो इस चित्र के लिए जो मांग की लोच होगी वह लोचदार होगी। मांग की लोच लोचदार या अधिक लोचदार कब होती है? जब ई ज़्यादा होता है 1 से। मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां हैं उनके बारे में हम आरेख बनाते हैं। एक तो यह आरेख बना, यह आरेख हो जाएगा पूर्णतः लोचदार मांग का। यह आरेख हो गया, यह आरेख हो गया लोचदार मांग का। यह आरेख हो गया इकाई लोचदार मांग का। और यह आरेख हो गया पूर्णतः नहीं लोचदार मांग का। यह आरेख लोचदार मांग का हो जाएगा और यह आरेख जो है पूर्णतः बेलोचदार मांग का हो जाएगा। तो यहाँ पूर्णतः लोचदार मांग में ई बराबर होती है अनंत और लोचदार मांग में ई ज़्यादा होती है 1 से, और इकाई लोचदार मांग में ई बराबर होती है 1 के, और बेलोचदार मांग में ई कम होती है 1 से और यहाँ ई बराबर 0 होती है। तो इस प्रकार से बेलोचदार मांग ई जब कम होती है 1 से तो इसे बेलोचदार मांग कहते हैं। बेलोचदार मांग में क्या होती है? कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है। तो एक्स अक्ष पर कीमत, एक्स अक्ष पर जो है मात्रा और वाई मांग को लिया गया है और वाई अक्ष पर कीमत को लिया गया है। तो देखते हैं कीमत में परिवर्तन ज़्यादा होता है तो मांग में परिवर्तन कम होता है। इसी प्रकार से इकाई लोचदार में समान परिवर्तन होता है तो यह समान कीमत एवं मात्रा में मांग में समान परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यह जो आरेख है वह लोचदार मांग का है। लोचदार मांग इसमें क्या बताता है? इसमें बता रहा है लोचदार मांग में कीमत में कम परिवर्तन होने से मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, यह कीमत में कम परिवर्तन हो रहा है या मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो यह लोचदार मांग बता रहा है। अगला जो प्रश्न है वह है आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिक्स, मिल, रॉबिन्सन, कोई नहीं। तो यहाँ कोई नहीं होगा क्योंकि आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का जो प्रतिपादन है वह मार्शल द्वारा किया गया था और मार्शल ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए सही आंसर कोई नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न तालिका में यदि कीमत कितनी दी गई है? 4 रुपये प्रति इकाई से कम होकर 2 रुपये प्रति इकाई हो जाती तो मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच निकालने के लिए सूत्र होता है ED बराबर होता है -TQ अपान DP इंटू P अपान Q। तो -25 का अंतर हो रहा है, 25 Q का 25 अंतर हो रहा है और इसका कितना हो रहा है? 2 का अंतर हो रहा है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणे प्रारंभिक कीमत 4 है और प्रारंभिक मात्रा जो है वह 50 है। तो 25 दूना 50 दूना 4/4 हो जाएगा। तो 1 से 1 आंसर आ जाएगा। तो मांग की लोच हो जाएगी 1 से अधिक। 1 से अधिक का मतलब हुआ इकाई से अधिक। डी आंसर सही है 26 नंबर प्रश्न का। अगला 27 नंबर प्रश्न है यदि ए था बी दो वस्तुओं की आड़ी लोच मांग की आड़ी लोच 0 है तो अधिकाधिक संभावना इस बात की होगी कि वो वस्तुएं हैं। तो मांग की आड़ी लोच जब 0 होती है तो वस्तु कैसी होती हैं? मांग की आड़ी लोच जब 0 होती है तो वस्तुएं जो हैं वह स्वतंत्र होती है। मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है तो वस्तुएं पूरक हो जाती है। मांग की आड़ी लोच प्लस धनात्मक होती है तो वस्तुएं स्थानापन्न हो जाती हैं। और मांग की आड़ी लोच अगर अनंत है तो वस्तुएं पूर्ण पूरक हो जाती हैं। तो इसलिए स्थानापन्न वस्तुएं होंगी। सही आंसर जो है 26 का क्या 0 तो स्वतंत्र होंगी, सॉरी 0 है तो स्वतंत्र। तो 0 इसमें दिया नहीं है, 0 का मतलब असंबंधित भी हो सकता है, तो इसलिए सी आंसर सही है। इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है कथन है, तो यह कथन जे.के. मेहता का है, इसलिए सही आंसर 28 का डी है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 28 MCQ प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, रिवीजन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।